ओके जी भाई, इम्पेयरमेंट बड़ी आसानी से हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। बैठ जाओ ना इधर, तुम्हारा हो गया काम। अच्छा भाई, पहले तो ये बता दें फ्रॉड कैसे कर सकता है, इसलिए रिस्क आइडेंटिफाई करा ही नहीं। अच्छा हाँ, फिर सही है। अच्छा भाई, इधर फोकस सुनना है इधर। वो बोला सर कभी लिमिटेड था, इसलिए हमने बोला फ्रॉड नहीं हो सकता उसमें। देखिए मैंने आपको ये बताया है ना कि वॉट एवर रिलेशनशिप यू हैव विद द क्लाइंट यू नीड टू बी स्केप्टिकल, कि आपने जितना भी पहले अच्छा उससे वास्ते रहे हो तो फ्रॉड तो कोई भी कर सकता है। पर वो देखो टेक्निकली कर रहा था ना, डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए उसने। सही है। इधर चलो जी, हम वो बड़ा होगा तो उसको सिखाएंगे कि कैसे करना है, जबकि हम नहीं सिखाएंगे ये वाली चीज़ें। इधर चलिए जी आगे। इम्पेयरमेंट, पहले हम ये जॉट डाउन कर लें कि आपको सवाल में ये इम्पेयरमेंट वाली तफरी मिलेगी कैसे। रिस्क, सही है जी। तो हमने कहा अगर आप रिस्क देखें इम्पेयरमेंट का, आपको कब कब नजर आ सकता है। एनी पार्टिसिपेंट्स? नहीं, आप बोलेंगे सेल्स, सेल्स कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है, ऐसा ही है। अच्छा, और टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स, ऐसा ही है। अच्छा भाई, तीसरा। हाँ जी, तीसरा क्या? डैमेज हो गया, एसिड, दिस विल लीड टू अल्टीमेटली इम्पेयरमेंट ऑफ। अच्छा जी, आप एक प्रोडक्ट बनाते थे, गोइंग कंसर्न नहीं बोल रहा मैं, आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे और उस प्रोडक्ट का लाइसेंस अब खत्म हो रहा है और वो रीन्यू नहीं हो रहा, तो वो जिस पीपी से बना देते वो तो ज़ाया हो गया। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपको इस बात की निशानदेही देते हैं कि इम्पेयरमेंट का रिस्क है, अनलेस कि वो अपने पास प्लान लेके आए कि भाई हम इसको ऑल्टरनेटिवली यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें व्हाट्सोएवर। आगे, अच्छा ये भी मतलब एक इम्पेयरमेंट इंडिकेटर है, वो बता देता हूँ। आगे हमने ये कहा कि आपकी जो शेयर प्राइस है, सही है, कंपनी की, तो हमने कहा लेट से वो 22 रुपये चल रही है और कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, तो ये बताते हैं रिकवरेबल अमाउंट कितनी दिख रही है। हाँ जी, 2.2 मिलियन या 22 मिलियन? 2.2 मिलियन, सही है। और कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं, अच्छा नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो चल रहे हैं कोई 3 मिलियन के। तो आपकी किताबों में जो आपकी इक्विटी प्रेजेंट हो रही है वो 3 मिलियन है। अभी मैं जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ ना, वहाँ पे मैंने ये इनको बोला तुम्हारे एसेट्स इम्पेयर्ड हैं, तो बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम गोइंग कंसर्न है। मैंने कहा मैंने गोइंग कंसर्न पे सवाल ही नहीं उठाया। मैंने कहा फिर फजूल बात कर रहे हो, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप गोइंग कंसर्न नहीं है, मैं तो आप बोल रहा हूँ चलते रहेंगे आप, मैं आपको कह रहा हूँ आपके एसेट्स इम्पेयर्ड है। तो वो बोल रहा कैसे? मैंने उसकी प्राइस उठाई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, मैंने मल्टीप्लाई किया, एक वैल्यू आ गई। मैंने कहा ये क्या है? तो कहता है कि सर ये तो हम इतनी कंपनी बेच सकते हैं इतने में। मैंने कहा मार्केट इतने पे करने को तैयार है? तो मैंने कहा आपके एसेट्स फाइनेंशियल्स में कितने होने चाहिए? बोले ये तो रिकवरी बहुत ज़्यादा होगी। मैंने कहा वो कैलकुलेट करते हैं। हमने उसके नेट एसेट्स निकाले, वो ज़्यादा आ रहे थे। तो मैंने कहा आपकी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट, बोला यार ये तो पता तो था भी, अप्लाई आज पहली बार किया है इधर। तो मैंने कहा यार चलो सही है, अब बात समझ आ गई, आपके एसेट्स
इम्पेयर्ड हैं। पर मैंने कहा चलो इसका मैं आपको हल बताता हूँ। ये फेयर वैल्यू है, वैल्यू इन यूज निकाल लो, हो सकता है कि वो ज़्यादा हो। तो बोला हाँ अब हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, अब हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। तो अब वो क्यों मान गया? इम्पेयरमेंट रिस्क है, इम्पेयरमेंट का रिस्क है। तो पहले बताओ ये वाली बातें समझ आती हैं कि आप ऑल टुगेदर ये फैक्टर्स होते हैं जो आपको मजबूर करते हैं ये सोचने के ऊपर कि आपके एसेट्स इम्पेयर्ड है। नेगेटिव कैश फ्लोज का होना, सेल्स का कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे होना, एक प्रोडक्ट का लाइसेंस बंद हो जाना जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें इस बात की निशानदेही हैं कि आपका एसेट इम्पेयर्ड है। बात समझ आती है? हाँ जी। अगर की एम्प्लॉइज कंपनी को छोड़ दें तो बेटा एसेट इम्पेयर नहीं होता ना, कंपनी की ढुक जाती है। सही है जी? जी रानी। मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, बिल्कुल, कि मार्केट आपको पैसे कितने देने को तैयार है, उससे ज़्यादा है। तो मार्केट आपको दे ही नहीं सकती पैसे, तो आपने ज़्यादा क्यों लिखे? दिस इज अ इम्पेयरमेंट इंडिकेटर। वाई आई एम नॉट सेइंग कि इम्पेयरमेंट है क्योंकि वैल्यू इन यूज भी बाकी है, क्योंकि ये तो वो प्राइस है ना जो आज बेचने पे मिलेगी, पर आप तो कंपनी को आज बेच रहे हैं या गोइंग कंसर्न में चला रहे हैं। तो आप ये देखते हैं कि गोइंग कंसर्न में जब तक कंपनी को चलाऊंगा तो गोइंग कंसर्न में कंपनी को चलाते हुए मैं कितना कमाऊंगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो ले लेंगे। दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट टेस्टिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वैल्यू इन यूज। बात क्लियर है? समझ आती है? ओके अच्छा भाई, तो की एम्प्लॉइज को भाईजान आप साइड में रखे ना, हमने यहाँ पे दो चीजें अलग अलग की हैं। एक इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट अलग है, गोइंग कंसर्न का मसला अलग है। ये यहाँ पे लिखना इसलिए लाजमी था ताकि आप लोगों को याद रहे कि जब भी ऐसे हालात वाकयात होंगे तो आपको इम्पेयरमेंट का रिस्क एलिवेट होता हुआ दिखेगा। इम्पेयरमेंट के लिए यू गाइज नीड अ रिकवरेबल अमाउंट, एंड रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस और वैल्यू इन विच एवर इज हायर। तो वो सारे प्रिंसिपल्स को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो पहले बताओ रिस्क पे हम अलाइंड हैं? ये कह रहे हैं कि सर पीपी वाज मेड फॉर स्पेसिफिक कस्टमर बट एग्रीमेंट इज सच ए कस्टमर हैज नाउ एंडेड। तो वो वाली लाइसेंस वाली बात में भी आ गया ना वो जी। सैंपल परफॉर्म कर रहे थे पीपी पे, भाई सवाल सुनिएगा जानिए प्लीज। सवाल ये है कि हम जब सैंपल बेसिस पे एग्जिस्टेंस को देख रहे थे, एग्रीड, आगे तो वो तो डैमेज में आ गया ना। हाँ ना, वो ये रहा ना, ये रहा इम्पेयरमेंट पता लगती है ना। अभी इम्पेयरमेंट पे तुमने काम नहीं किया। देखो दो अलग बातें, एक इम्पेयरमेंट का दिखना और इम्पेयरमेंट का होना अलग बात है। तो तुम तो अभी रिस्क देख रहे हो, सही है। अब लेट से अगर मैं टेलीकॉम कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं तो मैम ने बच्चों को भेजा अकाउंट पे, उन्होंने देखा कि भाई टावर की हालत खस्ता है, जंग आलूद हुए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू में ऑब्सोलीट हो रहे हैं, तो उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में कराऊंगा ना। तो मैं उसको बोलूंगा क्लाइंट को, भाई तू एक काम कर, मुझे ये बता दे, मैं तुम्हें टेक्निकलिटीज बता रहा हूं जो अभी मेरी बातें चल रही हैं वहां पे। हमने कहा कि भाई कितने के बिकेंगे, तो उन्होंने एक्सपर्ट को बुलाया और एक्सपर्ट से वैल्यूएशन करा ली। एक्सपर्ट ने बोला कि भाई जाहिर सी बात है ये लोहा है, ये जो भी है इसमें इतनी आप उसमें वेयर एंड टियर लगाओ, ये इतने का बिकेगा, और जितना वेट होगा उससे मल्टीप्लाई करके वो बेचेगा कि भाई पर अगर मैं केजी बोलता हूँ बेचता हूँ लोहा तो इतने का बिकता है, तो वो पूरे केजी कितने का है वो मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू बता देगा एक्सपर्ट, क्योंकि वो तो चीज का एक्सपर्ट है। वो हमने देखा तो यार वो तो जाहिर सी बात है कम आ रही थी और कैरिंग अमाउंट ज्यादा थी, तो हमने बोला ये तो टावर्स इम्पेयर्ड है। तो हमने फिर एक और बात बोली, मैंने कहा देखो ये टावर्स तुम इम्पेयरमेंट देख रहे हो फेयर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू इन यूज निकाल के। अब वो सामने मैनेजमेंट परेशान हो गई कि यार ये तो पता नहीं ईवाई से आके ये तो बजाना ही शुरू हो गया है कि भाई क्या क्या करवा रहा है, हमने आज तक तो ऐसी टेस्टिंग की नहीं। मैंने कहा मैं आपको तरीका सिखाता हूं उसकी वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी। आप ये देखें कि आप इस टावर से रेवेन्यू कितना जनरेट करते हैं, यानी कितना ट्रैफिक यहां से पास होता है, ये तो डेटा होगा ना आपके पास, हाँ या नहीं? तो मैंने कहा आप ये देखें कि सबसे पहले आपको दूसरी टावर कंपनीज यहां पे अपनी डिवाइसेस लगाने का रेंट कितना देती हैं, दैट इज योर इनफ्लो, दैट इज योर इनफ्लो। फिर एक तो डिवाइस लग गई, और दूसरा आपके नेटवर्क पे जब यहां से टावर से कॉल गुजरती है ट्रांसमिशन के तौर पे, उसके भी आप पैसे चार्ज करते हैं, दैट इज ऑल्सो योर इनफ्लो। मैंने कहा इसकी कॉस्ट क्या है, जो आप रेंट देते हैं, वाह क्या हो गया, जो वहां पे बिजली लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी लगी है, वो आपका आउटफ्लो। तो इनफ्लो आउटफ्लो प्लॉट करो,
और उसने बोला लाइफ कितनी रखूं, मैंने कहा रिमेनिंग लाइफ ऑफ टावर, नहीं आई बात समझ, रिमेनिंग लाइफ ऑफ टावर्स। और उसने बोला कि यार अगर लाइफ हमारी गलत तो मैंने कहा रीअसेस करो। तो रिमेनिंग लाइफ ऑफ टावर को हमने जब प्रेजेंट वैल्यू पे लिया तो हमें बात समझ आई कि यार वो तो वैल्यू इन यूज ज्यादा थी एज कंपेयर टू, क्योंकि फेयर वैल्यू आज की है, वैल्यू इन यूज चलती हुई कंपनी की है, तो वो हमेशा ज्यादा होती है। पर अगेन हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पे आज की टर्म्स में लाके देखते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हटा के। बात समझ आती है? क्योंकि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब हो रही है? आज। क्लैरिटी है? ओके चलें, हमने कहा ये सारे वो फैक्टर्स होगा जो आपको ये सोचने पे मजबूर करेंगे कि एसेट में कंसिडर टू बी इम्पेयर्ड। अच्छा, अब इस पे हमें करने प्रोसीजर। ये कौन है भाई, एक मिनट, हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा जी बोलें। मैं अभी क्लास में हूँ, आप बाद में कॉल कर लीजिएगा। ये मेरी ज़िंदगी में ये वाली कॉल है ना, स्टार फिशरीज वाली है, और ये वाली कि हाँ मछली तैयार है, ये वाली। तो खैर ये अब फ़ोन तो चेंज नहीं कर सकते ना, मसला ही है। चलें आ जाएं, चेंज ऑफ ऑपरेशंस इंडिकेशन ऑफ हो सकती है, चेंज ऑफ ऑपरेशन इंडिकेशन हो सकती है, मतलब प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्शन मेथड ही चेंज कर रहे हैं, तो पुराने प्लांट जैसे ही हो। नहीं, तो वो तो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस में आ गया ना, अलग अलग शब्दों से अलग अलग चीज़ें क्यों ला रहे हो, एक ही बात रखो ना भाई। वो बोल रहा है मैं ऑपरेशन चेंज कर रहा हूँ, तो पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, इसलिए मुसीबत आई है ना चेंज करने की। या तो आप बोलो कंपनी बंद कर रहा हूँ, वो तो बात ही गोइंग कंसर्न की है, वो तो ऑलरेडी एनआरवी पे अकाउंटिंग होती है, तो उस पर इम्पेयरमेंट का कहाँ से आ गया? सही है भाई, अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से नहीं कहूँ ना, ये जो लिख दी इसी के अंदर आ रही है ना सारी चीज़ें। आगे चलें, हमने कहा सबसे पहले जो चीज़ें नहीं लिखी होंगी आप लिख लेंगे मेरे साथ। सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे मैनेजमेंट्स प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग और एंड रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट। मैंने कहा यार ये वाली बात समझाएं सर, आप मैनेजमेंट के पास गए, मैंने बोला अच्छा देखो मुझे एक फैक्टर मिला ना, ये बेसिकली फर्दर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है प्रोसीजर, बट फर्दर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो मैं सिखाता हूं कैसे। मैंने मैनेजमेंट से पूछा यार एक तो हमें ये रिस्क फैक्टर मिला है, आप जरा बताते हैं आप इम्पेयरमेंट के असेसमेंट कैसे करते हैं, आपका प्रोसेस क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इम्पेयरमेंट है। तो वो पता है कुछ बातें बोलेगा इसमें से कि हम देख रहे होते हैं यार किसी प्लांट एंड मशीनरी से अगर सेल्स हमारी डिक्लाइन हो रही है तो हमें समझ आता है कि वो एसिड इम्पेयर्ड है। मैंने कहा अच्छा और फैक्टर्स बताते हैं, हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकली अगर ऑब्सोलीट हो गया वो चीज़ तो वो भी इम्पेयर्ड है। तो मैंने कहा मतलब वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, उनका मैकेनिज्म है। तो मैंने कहा अगर ये असेसमेंट ये अप्रूव कौन करता है, तो उसने बोला यार ये XYZ बंदे हैं, वो देख रहे होते हैं कि हाँ यार ये मैच हो रहे होते हैं, साइन हो रही होती है। मैंने कहा सही है, आपका प्रोसेस लगा हुआ है, सही है। फिर वो बोलता है अगर फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर उसकी असेसमेंट होती है कि वैसे एसिड इम्पेयर्ड है या नहीं है। मैंने कहा बस ये सुनना चाह रहा था, आप असेसमेंट करते हैं कि एसिड इम्पेयर्ड है या नहीं है। मैंने कहा अगर आप ये असेसमेंट करते हैं, असेसिंग की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप ये मेरे बच्चों असेस करते हैं कि एसिड इम्पेयर्ड है या नहीं है, तो मैं बोलूंगा प्लीज आप अपनी असेसमेंट दे दें, प्लीज आप अपनी असेसमेंट प्रोवाइड करें कि आपने किस तरीके से असेस किया कि एसिड इम्पेयर्ड है या नहीं है। तो उसने बोला कि भाई हम बनाते हैं कैश फ्लो प्रोजेक्शंस ऑफ वैल्यू इन यूज एंड असरटेन करते हैं, नहीं भाई भाईजान, असेस करते हैं
मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, ये वो सामने से कह रहा है, ये हम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ऑब्टेन करें कैश फ्लो प्रोजेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ मार्केट वैल्यू, कि उसने मार्केट वैल्यू क्या ली हुई है, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस क्या लिए मैं पहले वो उससे ले लो। सही है। हमने बोला भाई ये तो आ गया आपके पास, प्लीज सुनना, ये तो हो गया आपके पास ऑल टुगेदर उसकी बनाई हुई वर्किंग, क्योंकि उसने कहा था हम असेसमेंट करते हैं और फिर रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्डिंग पे तो आते हैं, अभी हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं। मैंने कहा अपनी असेसमेंट प्लीज देते हैं, वो क्या होंगी, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस और मार्केट वैल्यू असेसमेंट, ये ना, एंड असेस मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। चलें जी, अब हमने कहा ये वाली बात समझ आ गई। तीसरी चीज जो मैंने इससे पहले कभी किताब में नहीं लिखवाई हुई अपनी, आज तुम लोगों के पास पहली बार लिखवा रहा हूं, जो मैं सीए फाइनल में करवाता हूं, अंडरस्टैंड कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू इन यूज वर्किंग। अच्छा, अगर आपको इंपेयरमेंट पे सब कुछ लिखने को बोले तो लिखना, आप अगर वो बोले ना आप अपने इंपेयरमेंट पे रिस्पॉन्स बताओ तो ये सारे लिखोगे, सब्सटेंटिव बताओ तो ये नहीं लिखोगे, फिर तो कंट्रोल्स हो गए ना, फिर सब्सटेंटिव में अलग चीज़ें आ जाती हैं। ये कंट्रोल इसलिए क्योंकि मैं ओवरऑल एक्सपेक्ट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमने इंटरनल कंट्रोल में नहीं कवर किया। बात समझ आ रही है, इंटरनल कंट्रोल में हम कवर, ये मैं एडिशनली करवा रहा हूँ आगे। यस, वो सिंपल बोले ना अपना रिस्पॉन्स बता दो, ऑडिट प्रोसीजर्स बता दो, तो वो आपके ओवरऑल प्रोसीजर आ जाते हैं ना। अगर आप सब्सटेंटिव बोलता है, सब्सटेंटिव में ये नहीं डालना, क्योंकि अभी कंट्रोल टेस्टिंग है ये। क्लियर है? आगे चलें, हमने कहा अंडरस्टैंड कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू इन यूज वर्किंग। आज जी देखते हैं वैल्यू इन यूज वर्किंग के ऊपर कंट्रोल क्या होता है, प्लीज सुनिएगा। हमने कहा सबसे पहली चीज, working has been prepared by sufficiently qualified individual। क्लाइंट कह रहा है कि भाई हमने ऐसी वर्किंग को बनाने के लिए ये 3-4 लोग रखे हुए हैं जिनको महारत हासिल है। सही है। अच्छा, मैंने कहा भाई उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कि बोल रहा है एकरा यूनिवर्सिटी बीबीए कर रहा है। तो मैंने कहा कि भाई सही है, तो बहुत अच्छी प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो हमने कहा वेरी गुड है। तो हमने कहा कि यार तो फिर हमारा रिस्क मेरे ख्याल से कम हो जाता है। तो क्या एकरा यूनिवर्सिटी नहीं है? हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे हालात वाक़यात है तो आपको यहीं से समझ आ जाएगा कि गेम फारिग है, यानी आपको वैल्यू इन यूज की वर्किंग पे काम ज़्यादा करना है, अलर्ट रहना है। और अलर्ट इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि आपको ये बात पता लग चुकी है कि इसके ऊपर कंट्रोल सही नहीं है। अच्छा भाई, और फिर हमने कहा सही है भाई, वो जो बंदा है, वो जो बना रहा है, सही है, सफिशिएंटली क्वालिफाइड है। उसने बोला हाँ है भाई। उसने बोला भाई एक यूनिवर्सिटी का बंदा है। हमने बोला बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है उसकी, वेरी गुड। फिर हमने कहा अच्छा अब सुनिएगा मेरी बात ना समझ के, ये तो हो गया ये एक्सपीरियंस ऑफ 4 years इन द रेलेवेंट फील्ड। अच्छा, हमने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल वो सफिशिएंटली आईबीए का क्वालिफाइड है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएफए है, तो मेरा रिस्क सही है, मतलब कम हो गया। आगे कंट्रोल्स हैं ये। फिर हमने कहा दूसरा, बोला यार हमने ऐसा बंदा रखा हुआ है जो कि जिसका एक्सपीरियंस भी है, 4-5 साल से वो यही काम कर रहा है, तो आपका फिर रिस्क, तो इसका मतलब आप ऑडिट नहीं करोगे, करेंगे, तो मतलब आपका रिस्क कम हो गया ना, यानी आपको थोड़ी सी रिलायंस आ गई। स्टिल यू नीड टू चेक इट कि भाई क्या उसमें सबूत वगैरह इकट्ठे करने हैं, वो अपनी जगह है, पर आपको ये तसल्ली होगी कि इन्होंने जो बेस डेटा, सोर्स डेटा लिया होगा वो सही होगा। तो 4 साल तो मतलब नहीं क्या हो जाता है 4 साल में, तुम मेरे साथ काम करो 6 महीने, मतलब मैं वैसे ही बोल रहा हूँ।
नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया 4 साल, सही है जी, मतलब ऐसे ही लिख दिया 4 साल भाई। अब वो कहे कि भाई अभी अभी क्वालिफाई हुआ, 1 महीना हुआ है उसको प्रोजेक्शन बनाते हुए, तो तुम बोलोगे गले लगा लोगे उसको, बोलोगे भाई मकसूद भाई क्या काम करते हो तुम, सही है। तो कहने का मतलब यह है कि वो फिर मैच नहीं होती ना चीज़ें आपस में। तो मकसूद भाई बनने से अच्छा है कि आप उसको बोलो भाई सही बंदा होना चाहिए, सही है। इधर तो हमने कहा वर्किंग हो गई, हमने देख लिया उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम जब प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ये भी हम कंट्रोल्स देख रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं? कंट्रोल्स। फिर वो कहता है, अब ये मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि आपका जहन यहां पहुंचे ही नहीं ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं सर सीख लेते हैं, क्योंकि जिस दिन उसका दिमाग घूमा वो बोलेगा कि बता दो भाई कि इंपेयरमेंट पे क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं, तो वहां तो आप बोलोगे भाई ये तो किताब में ही नहीं था, कंट्रोल्स, सही है जी। आगे प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। हमने कहा कि भाई ये सारी चीजें आ गई, ये हमारा एक्सपीरियंस आ गया 4 साल का, हमने बोला एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, एग्रीड। हम उसका प्रोसेस समझ रहे हैं कि प्रोसेस क्या है उसका, कि भाई रेलेवेंट बंदा ये। फिर वो बोलता है कि भाई जो सेल्स का डेटा है वो सेल्स डिपार्टमेंट वैलिडेट करके देता है। हम उसे प्रोसेस समझ रहे हैं, कंट्रोल। मैंने कहा जो तुम वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन बनाते हो तो उसमें सेल्स आधी होती है, उसमें क्वांटिटी आधी होती है, तो क्वांटिटी कितने % से ग्रो करेगी, और जो बेस डेटा है, जो बेस यानी भाई प्रोजेक्शन तो बेस के बाद बनती है ना, तो बेस डेटा की ऑथेंटिसिटी तुम्हें कौन इंश्योर करके देता है? उसने बोला सेल्स की टीम। तो सेल्स की टीम, सेल्स डिपार्टमेंट मुझे वो डेटा जनरेट करके देता है, उस पर वैलिडेशन चेक्स लगाता है कि जो क्वांटिटी वो मुझे मेरी कैलकुलेशन के लिए भेज रहा है क्या वो मेरे सिस्टम में दिखती है, तो वो हम उसको यूज करते हैं। ऐसा है? अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि जो प्राइसिंग है वो तुम्हें कौन वैलिडेट करके देता है? उसने बोला प्राइसिंग डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? प्राइसिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, फिर मैंने कहा इसके ऊपर जो तुम प्रोजेक्शन पे इंक्रीज लगाते हो, यानी प्राइस इंक्रीज, सेलिंग प्राइस का, सही है, क्वांटिटी इंक्रीज, तो ये दोनों कौन वैलिडेट करके देता है? बोलता है उसके ऊपर भी सेल्स डिपार्टमेंट के सिग्नेचर्स होते हैं कि भाई हम जो, ये हम नीचे कर लेते हैं इसको, ये क्वांटिटी वाला है, ये रहा, सेल्स डिपार्टमेंट इस पे मोहर लगा के देता है। वो देखता है कि यार हम आज ये कर रहे हैं और अभी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे इतनी सेल्स होगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें वो कहे कि हमारा प्रोसेस ऑफ असेसिंग इंपेयरमेंट ये है कि सेल्स की क्वांटिटी जब वो बेच देता है तो ये जो बंदा बैठा हुआ है जो प्रोजेक्शन बना रहा है ये खुद अंदाजा लगाता है कि आगे कितनी सेल होगी, तो मेरे ख्याल से बेस डेटा तो सही है, आगे जो अजम्पशंस यूज हुई हुई हैं, तो हमें तो मुसीबत ही अजम्पशंस की है कि क्या आगे जो अजम्पशंस यूज हो रही हैं क्या वो सही हैं या नहीं है। तो वो वैलिडिटी यहां से आती है कि एक्सपीरियंस बंदा बता है जिसके पास ऑन हैंड एक्सपीरियंस है कि आगे क्या होगा। इसके लिए मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं। अच्छा, मार्केट रिसर्च ये कह रही होती है, लेट्स से सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मैंने शायद पहले भी कहानी सुनाई है ये वाली, कि मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा था जो कि कोल इंपोर्ट करके बेचता था और वो सीमेंट कंपनीज को बेचता था। तो मैंने ये देख लिया भाई 1 kg ऑफ कोल पे कितना सीमेंट बनता है। तो मैंने क्या किया, मार्केट रिसर्च रही कि मार्केट में आज टोटल इस साल पाकिस्तान में कितना सीमेंट प्रोड्यूस हुआ है। तो मैंने देखा टोटल कोल कितना चाहिए डिवाइड करके, क्योंकि मुझे ये पता था ना कि 1 kg सीमेंट बनाने के ऊपर कितना कोल लगता है। तो फिर मैंने ये देखा, बात समझिएगा, फिर मैंने देखा कि यार टोटल डिमांड ऑफ कोल पूरे पाकिस्तान में इतनी है। फिर जैसे जैसे सीमेंट की डिमांड ऊपर जा रही थी वैसे कोल की भी जा रही थी। क्यों? उसी से ही बनाएगा। वेरी गुड। अब कनेक्टेड रहना है कि जैसे 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 मेरे सीमेंट की डिमांड ऊपर जा रही है वैसे कोल की भी, पर वो अपर कैप है ना, इससे ऊपर जा। फिर पता है मैंने एक और गेम की, मैं ये अब ऑडिट प्रोसीजर सिखा रहा हूँ ताकि आपको आगे आसानी हो जाए। हमने क्या किया, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स को यूज़ किया अपर कैप देखने के लिए। बात समझ आ रही है? हर सिचुएशन में आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, मैंने ये किया था। आगे फिर मैंने देखा हिस्टोरिकली इस कंपनी की टोटल सेल ऑफ कोल डिवाइडेड बाय टोटल डिमांड ऑफ कोल, इसका मार्केट शेयर आ गया। नहीं आई बात समझ? देखो, एक तो टोटल कोल ऑफ पाकिस्तान जो रिक्वायर्ड है और जितना ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो शेयर ऑफ आ गया ना। अब
मैनेजमेंट मेरे पास आई, मुझे बोल रही है कि भाई हम तो इतना बेच देंगे। मैंने कहा भाई तेरे को कॉम्पिटिटर बेचने देगा तो तू बेचेगा ना। तो बोलेगा आपको कैसे पता? मैंने बोला आ जाओ देख लेते हैं। हमने मार्केट रिसर्च रिपोर्ट खोली पिछले 4 सालों की, हमने डिवाइड करके बताया देखो, मैंने कहा तुम्हारा शेयर कंसिस्टेंटली 38% है। मैंने कहा मैक्सिमम तो मैं अलाउ कर सकता हूँ 40%। वो पता है क्या कह रहा था, मैं 65% पे लेके जाऊंगा अपना शेयर। तो मैंने कहा सही है, तुम मुझे प्रूव करो, तुम्हारी हिस्ट्री ये चीजें नहीं बताती है। तो आइदर वैलिड एक्शन। फिर सुनना, मजे की बात सुनना, उसने बोला मैं पहले बताओ यहां तक कहानी क्लियर है, ऑनलाइन तो जल्दी बताओ यहां तक कहानी क्लियर है। मैं वैलिडेशन चला रहा हूं और वैलिडेशन अभी पंगा सिर्फ क्वांटिटी पे चल रहा है कि क्या उसकी अजम्पशन रेलिवेंट है। तो ये स्पेसिफिक प्रोसीजर होगा, कैसे मार्केट रिसर्च रिपोर्ट लेके उसका टोटल शेयर इन द मार्केट देख के और ये सारी चीजें। अब आगे सुनिएगा हुआ क्या हुआ। ये सारी मैं रियल बातें बता रहा हूं जो कि हुई हैं क्लाइंट्स है ना, क्योंकि अब ऐसी बात है मेरा पार्टनर मुझसे इसी चीज से इंप्रेस होता है कि यार ये हर जगह हमने पैक कर दिया ना कि इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता। आगे सुनो सीन क्या हुआ। वो मुझे बोल रहा है यार मैं 65% शेयर पे जाऊंगा। मैंने कहा चलो एक काम करते हो 65% शेयर लगाओ, तुम्हारी क्वांटिटी कितनी आती है? उसने बोला कि यार 14 मिलियन मैट्रिक टन कोल बनाऊंगा मैं, यानी बेचूंगा। कितना? मैंने बोला तुम्हारी कैपेसिटी 10 मिलियन है, ऊपर कैसे जाओगे? तो बोला हाँ यार ये तो सही कह रहे हो। तो मैंने कहा भाई तुम अपर लिमिट से कैसे ऊपर, तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है? तो तुम बोल रहे 14 मिलियन मैट्रिक टन में बेचूंगा। तो फिर सामने सुनना, अब ये फंस गया। बोला हाँ यार ये तो, मैंने कहा इसको पहले तो 10 मिलियन पे ला, मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल कितना? 10 मिलियन पे। वो वहां तक मान गया, क्वांटिटी लॉक हो गई। आगे सुने, मैंने कहा अब तू मुझे ये प्रूफ कर कि तू मैक्सिमम पे गया है हिस्टोरिकली। तो हिस्टोरिकली हमने देखा मैक्सिमम 8 मिलियन मैट्रिक टन तक गया था। तो हमने कहा, बोले सही मजाक कर दिया क्लाइंट से। आगे अब सुनना, तो हमने कहा कि 8 मिलियन मैट्रिक टन तक गया। तो मैंने कहा 8 मिलियन मैट्रिक टन तक अगर आप गए हो तो मैं कहूँ मैक्सिमम आपका कैप ये है, तो 2 मिलियन और कम करो। किस पे आ गए? तो अब वो कह रहा है कि भाईजान ये तो अब लॉस आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ले रहा है तो लॉस आ रहा है ना। तो मैंने कहा चलिए काम कर। बोल रहा यार, फिर उसका सीईओ आया, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, फर्म आ गया और उसने पार्टनर को एक बात कही, यार ये तुमने कैसा बंदा बिठाया हुआ है, ये समझता है कि हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। पार्टनर ने कहा भाई वो ये कह ही नहीं रहा, वो कह रहा है इम्पेयरमेंट, वो गोइंग कंसर्न पे सवाल ही नहीं उठा रहा आपके, वो कह रहा है आप उसको प्रूफ कर दें मैं साइन कर दूंगा। तो वो पार्टनर को आप क्यों नहीं बात कर रहे? तो मैंने कहा फिर उसको क्यों रखा हुआ है? मैं तो तब आऊंगा जब उसके हाथ में बात नहीं रहे, वो तो फिर नेक्स्ट लेवल गेम हो गई ना। तो आप पहले उसको सेटल करें। फिर वापस कहानी शुरू। पे सीईओ बैठा, वही हम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए, सीईओ के सामने फाइनेंशियल्स खोले, प्रोजेक्शंस खोली। सीईओ कह रहा है मैं आपको बोलता हूँ मैं 12 मिलियन पे लेके जाऊंगा। मैंने कहा सर आपकी कैपेसिटी 10 मिलियन है। सही है। तो उसने बोला कि हम, अब ये कहानी सुनना, मैं कहानी में पूरा टॉपिक सिखा देता हूँ तुम्हें, क्योंकि रियलिटी है, उससे कनेक्ट कर दूंगा। उसने कहा कि भाईजान हम एक्सपेंशन करेंगे, हम एक्सपेंशन करेंगे। सुनना, मैंने कहा पक्की बात है एक्सपेंशन करेंगे? उसने बोला हाँ हम एक्सपेंशन करेंगे। बात समझिएगा, कहानी सुने। हमने कहा कि जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन का कैश आउटफ्लो होना चाहिए। तो आप मुझे नीचे दिखाते, दिख ही नहीं रहा। मैंने कहा क्वांटिटी ले जाएं ऊपर, सही है, नीचे एक्सपेंशन दिखा दें। इसको हम कहते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं? इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ कैश फ्लो। अब तुम अगर ऊपर कह रहे हो कि मैं ऊपर छप्पर फाड़ के सेल करूंगा, तो नीचे फिर अपनी वो कॉस्ट भी तो दिखाओ ना। फिर बोलता है चलो करके देखते हैं। बोले तुम डाल के तो देखो, अब एक्सेल चल रहा। मैंने बोला ऊपर सेल डाल दी। मैंने कहा सर 13 मिलियन कर लेते, क्योंकि मैं करके बैठा हुआ था। 13 मिलियन कर लेते हैं। बोला सर प्रॉफिट आ गया, देखें वैल्यू इन यूज पॉजिटिव हो गई। मैंने कहा सर कॉस्ट भी तो डालें। अच्छा अब वो क्या कर रहा है, सुनो मेरी बात, वो क्या रहा, क्योंकि देखो जब क्लाइंट फंसता है ना तो वो कुछ भी बातें करता है। तो वो दिमागी तवाजुन खो चुका था। रीजन भी उसकी जॉब का मसला था, क्योंकि अगर इंपेयरमेंट हो गई तो वो बोलेंगे तेरे को रखा क्यों, चौसी इंपेयरमेंट डलवा के आ गया ऑडिटर से। वैलिड है तो वैलिड है, उसको फिर बताना चाहिए ना अपने बोर्ड को कि भाई ये इश्यूज है, हमें इस पे काम करना पड़ेगा, rather than coming at the end of the day and asking the board members कि भाई ये होने लगा है। तो आप उसको पहले से अवेयर रखो। एनीवेज हमारा काम तो हमारा काम है ना, हम तो ऑडिटर है, हमें तो ये बात पहुंचानी है। अगेन फिर वो मुझे क्या कह रहा, बेवकूफ़ी की बातें सुनो भाई, आप इसमें डेप्रिसिएशन डालें ना। मैंने कहा सर नॉन कैश है। यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं? कैश फ्लो की। तो बोला स्प्रेड कर दो इसको। मैंने कहा नहीं, इस पॉइंट पे खर्चा आएगा, सिंगल आएगा ना। तो अबे तो इसको यूं सुनो ना, सिंगल आएगा
तो मैंने कहा तुम दूसरे साल में कह रहे हो मैं 12 मिलियन मैट्रिक टन पे जाऊंगा, तो मैंने कहा मेरे तो फायदा, मैं तो मैथ्स दिमाग में चला रहा था, मैंने कहा दूसरे साल में अगर तुम इतना एक्सपेंडिचर डालोगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा आएगी, अगर छठे साल में डालता ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो इम्पैक्ट कम होता। यहाँ पे बेवकूफ़ ने दूसरे साल में डलवा दिया, मैंने कहा डाल दे, तो नीचे कॉस्ट ज़्यादा थी ऊपर रेवेन्यू, और जो आगे रेवेन्यू जा रहा था वो मैंने बोला 13 मिलियन कर ले, तो वो इसकी कॉस्ट को खा ही नहीं सक रहा था, वो फिर फंस गया। तो अब ये मामला फंस गया, फिर 1 महीना डेफर हुआ, उसकी एजीएम डेफर हो गई, सबको नोटिस, मार्केट में न्यूज़ आ गई कि भाई ये तो गेम हो गई है। आगे सुने, ये पहले बताओ इंटरनल कंसिस्टेंसी समझ आया? फिर उसने ये मुझे ना, अच्छा वाकई में ऐसा हुआ बाखुदा कि उसने मुझे बोला मैं मैक्सिमम ऑप्टिमम कैपेसिटी पे 10 मिलियन मैट्रिक टन पे पहुंच गया, क्योंकि उसने देखा कि यार वो कोविड का ईयर खत्म हुआ था ना, तो वो उसने रिकूप करना शुरू कर दिया था। तो जाहिर सी बात है जो कोल की कम हो गई थी क्वांटिटी, वो सबने बल्क में मंगवाना शुरू की कि बाद में ऐसा ना हो जाए, तो मंगवाना शुरू हो गए, 10 मिलियन पे वाकई पहुंच गए। तो उसने बोला पहले साल में भी, दूसरे साल में भी, तीसरे साल में भी 10-10 मिलियन करो। अब उसकी बात समझ आ रही है, मैंने 10-10 मिलियन किया। कहानी सुनना मैं कैसे आके रोकता हूं यहाँ पे, कि जब मैंने एक एक करके उसकी पार किया ना, तो जाहिर सी बात है हर साल मेरी क्वांटिटी, तो उसने कहा कि यार चलो अब अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू लेता हूं तो अब भी नेगेटिव आ रही। उसने बोला कि यार अब तुम 13 मिलियन करो, ऊपर 14 मिलियन, और मेरी ये तुम इंक्रीज कर दो। मैंने कहा एक बात बताऊं सर, एक चीज़ आपसे और मुझसे दोनों से मिस हो गई। बोलते हैं क्या? हड्डी कैसी उस बात की, मैं तो तुम सुनो उस पर कैसा तमाशा हुआ होगा। मैंने कहा सर जब आप इम्प्लीमेंट टेस्टिंग करते हैं ना, उसमें ओवरऑलिंग नहीं लेते, यानी आप उसको एज इट इज़ हालत में देखते हैं। आप मुझे कह रहे हैं मैं अपनी प्रोडक्शन प्लांट को चेंज करूंगा, आप सिर्फ इस एसिड की देखेंगे। तो ये तो जैसे तुम लोगों के जहन, मैंने जानबूझ के नहीं बताया ना शुरू में, ताकि तुम लोगों के जहनों घुमान में था। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटजी ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू इन मेथोडोलॉजी। अगर आपकी मेथोडोलॉजी ऑफ वैल्यू इन यूज गलत है ना, तो आपकी पूरी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग गलत है। तो क्या अब मुझे आप ये बताएं कि नहीं, वो कह रहा भाई ये किसने कह दिया, कि वो कह रहा सर ये तो आता है, किसने कह दिया? भाईजान आप एसिड को उसकी एज इट इज हालत में देखते हैं कि वो इसी हालत में क्या जनरेट करके देता है। दिस इज व्हाई यू आर टेस्टिंग। ऐसे तो स्टैंडर्ड ने ये पाबंदी क्यों लगाई है पता है? ऐसे तो कोई एसिड इंपेयर ही नहीं होता। आप कहेंगे कि मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा, तो उधर रहेगा आज की हालत में। हाँ, तो हमने प्रीस पे बहस की, उसने पूरा बताया कि मैं इतना इतने का खरीद के लाऊंगा, ये सारी चीजें होंगी। प्लीज बात समझिएगा, हम जरा समझ रहे हैं इस बात को। तो फिर हुआ ये कि उस पर तो तमाशा बन गया। फिर वो पार्टनर के पास चला गया, वो बोल रहा यार अभी एक मसला हल किया तो फिर दूसरा निकाल के बैठ गया कि इसमें नहीं हो सकता। तो खैर फिर मैंने कहा कि सर अब देखें वो तो मेथोडोलॉजी का मसला है ना। तो ये पूरी कहानी में सिखाना ये था कि आपने ऑडिट प्रोसीजर में ये भी लिखना होगा कि वी नीड टू इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द methodology of calculating value in use. We need to evaluate the methodology of calculating value in use. हाँ जी, we need to evaluate the methodology of calculating value in, और अगर जहां वैल्यू इन यूज के अलावा कोई और प्रोजेक्शंस हों तो प्रोजेक्शन का वर्ड इस्तेमाल कर लेना, वैल्यू इन यूज को हटा के। बात क्लियर है? नहीं ये तो नहीं बताऊंगा ना, पब्लिक तो है, पर मैंने जो बातें वो सीईओ के नाम से कही हैं तो वो तो तुम बोलोगे, तुम जाके सीईओ का नाम देख लोगे और फिर तुम ज्यादा होगा ओए ओए ओए, तो ऐसे तो नहीं करना ना। वो फिर गाड़ी से उतर के भागेगा तुम्हें चप्पल लेके तुम्हारे पीछे, सही है? मतलब ये तफरी हो जाएगी ना फिर तो बिला वजह। कभी तुम किसी सेमिनार में उसको देखो, ओ भाईजान ओ इम्पेयरमेंट, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, थ्रेड तो नहीं ना, अभी हम भी तो हल्की चीज तो नहीं है, कह रहे हैं थ्रेड नहीं। हाँ नहीं, जरदारी की कंपनी नहीं थी ये, नहीं ये जरदारी की कंपनी नहीं थी, नॉर्मल थी। बट अगेन मतलब इसमें जो है ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। और मतलब ये थी भी आर्मी तक की, तो वो तो था, पर वीगो नहीं आई थी, सीधी सी बात है। हम सिंपल भाई, हम तो हक और सच की बात कर रहे थे ना। और क्या उनके लिए ये लोग डर रहे थे, मैनेजमेंट, उनके लिए मसला नहीं था, उनके लिए वाकई मसला नहीं था, इतना पैसा है। तो अगेन
कीपिंग अदर थिंग्स असाइड, वो कह रहा फौजी सीमेंट, नहीं भाई वो नहीं था। फौजी सीमेंट तो सीमेंट हो गई ना, मैं तो उस कंपनी की बात कर रहा हूँ जो कोल बेचती है। तो अगेन कीपिंग द आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल, हमने बात कर ली ना अपनी। मैं तुम्हें बताऊं, वो मैंने कैच ऑल अकाउंट वाली तुम्हें एग्जांपल दी थी ना, जितने कोई मतलब एडजस्टमेंट नहीं लबदी थे कैच हो जाती है। उस बंदे ने जिसकी बात कर रहा था उसने मुझे कल रील भेजी है ये वाली। मुझे बोल रहा है यार इस्लामाबाद के अंदर ये बात मशहूर हो गई है कि ये अल्लाह का शुक्र है किसी को ये नहीं पता कि मैं हूं, क्योंकि उसी के ऑफिस के अंदर उसी का एक ट्रेनी है जो वहां काम करता है ना उस कंपनी में। तो उसने उसको बोला सर ये देखें ये हमारे सर हैं, ये किसी की बता रहे हैं बात। तो बोल रहा है भाई ये तो मैं ही हूं। तो मैंने कहा सर आपका नाम तो नहीं आया ना। तो बोले फिर भी यार मतलब तुम देखो तो सही। मैं कहा सर देखें आपको एंजॉयमेंट कितनी हुई, आज के बाद आप कैचुअल सही तरीके से बताएंगे। बोलता है भाई अब पूरे ऑडिट के अंदर ना कोई अकाउंट खाली हो ना हो, मैं कैचुअल को 0 रखता हूँ। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं आनी चाहिए, सस्पेंस रखता ही नहीं हूँ मैं, सारे सस्पेंस खत्म होगा। तो देखो खौफ है ये। अच्छा अगेन हुआ क्या, कीपिंग अदर थिंग्स असाइड, इसमें हुआ ये कि आखिर में उन्होंने इम्पेयरमेंट बुक करनी पड़ी और वो कोई 2.5 बिलियन की इम्पेयरमेंट थी। इतनी सारी मेहनत के बाद 2.5 बिलियन, एंड अल्टीमेटली इट वाज अपेरेंट दैट दे आर नॉट गोइंग टू रिकवर। तो आपने एसेट्स को ओवर स्टेट किया हुआ था जो कि होना नहीं चाहिए। तो हमने सही चीज पिक की। और अगेन अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड किए बगैर करेंगे, अब आपके सामने की बात है, मैंने ये क्या पानी गिर रहा है यहाँ से, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये जो मैंने जो भी चीज आपके सामने की और अभी जो मैंने बताया ये मैंने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस लेके की थी। इफ आई डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, मुझे कैसे पता लगता है ये कोल किसको बेचता है, क्या होता है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें समझने के बाद हमने इस नतीजे पे पहुंचे कि यार ये चीजें पॉसिबल है, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अच्छा अब इसमें ये तो हो गए हाई लेवल बातें जो मैंने आपको बताई ना प्रोसीजर्स के रिलेटेड, ये कंट्रोल्स थे। ये क्या थे? अच्छा फिर वो बोलता है कंट्रोल्स के लिए प्रोसीजर भी मैंने साथ मंड दी और कंट्रोल, प्लीज सुनिएगा आगे। फिर हमने कहा चौथा प्रोसीजर यानी कंट्रोल इसमें यह होता है कि मेकर चेकर प्रिंसिपल होता है कि एक बंदा उस वर्किंग को बनाता है और दूसरा बंदा उसको रिव्यू करके अप्रूव करता है, ऐसा है। अच्छा एक तो ये बात हो गई, अब आगे सुनिएगा। हमने कहा ये तो हो गए इवेल्युएट द कंट्रोल्स, अगर वो पूछे तो मामूली से ये कंट्रोल्स हैं आपके। अब मैं एक और इसमें गेम कर दूं, मैं आपसे ये पूछूं, आप मुझे ये लिख के दें कि इन कंट्रोल्स को टेस्ट कैसे करोगे। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो आप लिख लीजिएगा, यहां पे मैं आपकी हेल्प भी कर देता हूं लिखने में। टीओसी, टीओसी इसमें यह होता है इंक्वायर फ्रॉम द रेलेवेंट पर्सनल, यानी आप उससे मीटिंग कर लेना, उससे 2-3 सवाल पूछ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये हमने एक्सपर्ट में भी सीखा हुआ था, तो उसको इस जुमरे में कन्वर्ट करके सीखो ना कि एक्सपर्ट की भी जब आप कॉम्पिटेंसी को एवेल्युएट कर रहे होते हो तो क्या करते हो, उससे सवाल करते हो ना मीटिंग, और उसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। इंस्पेक्ट क्वालिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स of the relevant personnel, ऐसा है भाई। रेलेवेंट पर्सनल के आप जो है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स देख लें। अच्छा एक और चीज बताएं, ये तो रेलेवेंट पर्सनल के वो हो गई कि भाई आपने उसकी क्वालिफिकेशन देख लिया, क्या उसकी, अब देखो इसको मैं एक चीज कहता हूं ना, चेक प्रिसिशन, क्या बोला मैंने, चेक प्रिसिशन। अभी देखते हैं, इधर बताता हूं, तुम आगे इसके खुद लिखना, चेक प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब यह है कि उसने हिस्टोरिकली जो प्रोजेक्शन बनाई है वर्सेस जो एक्चुअल में हुआ उसमें कितनी डेविएशन होती है, इसको हम कहते हैं प्रिसिशन चेक करना, कि कितना प्रिसाइसली वो बनाता है। तो अगर इसमें सिग्निफिकेंट डेविएशन रही हैं तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदाजे सही नहीं होते। तो ये टेस्ट है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। पहले तो बात समझ आती है। तो आइदर एग्जामिनर कम्स दिस वे, यू कैन राइट दीज टाइप ऑफ प्रोसीजर्स, कि ये हो सकता है। अगेन अगर प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है तो ये किताब में तो नहीं लिखा हुआ, ये आपने जब प्रैक्टिकली करना होता है तो ये बातें लिखनी होती हैं। अच्छा भाई, चेक प्रिसिशन
एक्चुअल वर्सेस प्रोजेक्शंस। अच्छा, अगर इसमें डेविएशंस नहीं आती, वो करीब करीब बनाते हैं, तो फिर कॉम्पिटेंट बंदा है, वो सही होती है, तो आप उसके एस्टिमेट्स को चैलेंज तो करेंगे पर ज्यादा स्केप्टिकल नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली प्रूवन है कि वो एस्टिमेट्स सही करते हैं। अच्छा, अब हम आ गए थे सब्सटेंटिव पे। सब्सटेंटिव का पहला बुनियादी मकसद क्या? आपने बेस्ड डेटा को चेंज करना, चेक करना है कि बेस्ड डेटा सही है। अच्छा, मुझे बताओ, बेस्ड डेटा को चेक किए हुए बगैर मैं प्रोजेक्शन चेक कर लेता हूं, वही खराब होगा, तो आगे अजम्पशन जितनी भी सही हो अमाउंट गलत आएंगी। एग्रीड है? आगे हमने कहा सर बेस्ड डेटा की एक्यूरेसी को चेक किया हमने, पहली चीज। फिर आपने देखा उसके अंदर जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी में हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देख सकता हूं? हाँ या नहीं? क्वांटिटी में मैं हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देख सकता हूं, ये भी मुझे बात समझ आती है। तीसरी चीज, ये ज्यादा तो नहीं कर रहा, चलो खैर अभी खत्म होने वाली है वैसे ही, नहीं वो तो खैर है, उसको तो बंद कर देते हैं। खैर, हमने कहा कि यार तीसरी चीज हमने बोली कि यार अगर हमें क्वांटिटी चेक करनी है तो एक हिस्टोरिकली देख लिया, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स, अभी तुम्हें बताया पूरा गेम। नहीं भाई, सब्सटेंटिव का पार्ट है। मार्केट रिसर्च रिपोर्ट तो आप देख रहे हैं ना, वो सब्सटेंटिवली वैलिडेट करने के लिए कि क्या वो अजम्पशन या वो एस्टिमेट सही है या नहीं। अच्छा, क्या ये कह सकते हो कि आप सब्सिक्वेंट सेल्स भी देख सकते हो कि वाकई में एक्चुअल में 2-3 महीने में क्या हुआ? ऐसा है? अच्छा, वेरी गुड, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्राइसिंग भी तो देखनी है कि क्या प्राइसिंग जो है वो सही ली हुई है। तो उसके लिए आप प्रोसीजर ये करते हैं कि हिस्टोरिकली देखते हैं कि आपने कितने प्राइस में इन्फ्लेशन डाली है और कितनी, और कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटर कितनी प्राइसिंग कर रहा है। अच्छा, वो बोले कॉम्पिटिटर को सरपास करके मैं इतने तक पहुंच जाऊंगा, अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर वो पहुंचेगा तो क्वांटिटी, ऐसा है, तो वो उसकी तरफ स्विच हो जाएंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपने ऑल टुगेदर ये सारे काम करने, ताकि देखो सिर्फ पैरामीटर्स देखो और फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी को क्या करना है। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब समझ आता है कि रेवेन्यू और वो जो अगर वो बियॉन्ड कैपेसिटी जा रहा है, और आपने ये भी लिख सकते हो इसके अंदर, वी नीड टू मेक श्योर दैट क्वांटिटी डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम कैपेसिटी। याद आ रहा है? आए जी देखते हैं ये सारी चीजों के बाद। जी, तीसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, चेक प्रिसिशन। भाई तुमने पिछले सालों में प्रोजेक्शन बनाई हुई है और तुमने उसको पिछले सालों की एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर लिया। 2022 में तुम बैठ के बोले थे 23 में हम ये तीर मारेंगे, 23 में जो एक्चुअल हुआ वो सिग्निफिकेंटली कम था। तो क्या ये प्रिसाइज है या नॉन प्रिसाइज है? गलत है। सही है जी। आगे, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, इस पे कोई सवाल है? ऑब्टेन मैनेजमेंट वर्किंग रिलेटेड टू इंपेयरमेंट ऑफ पीपी इंक्लूडिंग वैल्यू इन यूज एंड असेस इट्स। अच्छा, अब रीजनेबलनेस तो एक अल्फाज हो गया, अब उसकी रीजनेबलनेस को कैसे चेक करना है वो देखो, मैंने कुछ चीजें यहां लिख दी हैं। चेक डिमांड्स ऑफ द यूनिट्स बाय ऑब्टेनिंग, चेक डिमांड ऑफ यूनिट्स बाय इंस्पेक्टिंग, हो सकता है। इवैल्यूएट द रीजनेबलनेस एक्यूरेसी ऑफ द, भाई ये भी कहानी क्लियर है। आगे, चेक क्वांटिटी बाय इवैल्यूएटिंग कैपेसिटी, कर सकते हैं। आगे, चेक इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, सच एज एग्जांपल डाल देना, सही है। आगे, अच्छा, चेक एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिस्काउंट रेट, भी तो चीज है ना। तो अगर आपने डिस्काउंट रेट गलत लिया हुआ है, अच्छा डिस्काउंट रेट इस कैलकुलेशन के लिए जो आप यूज करेंगे वो किसी और कंपनी का होगा, आपका होगा, हमारा होगा, तो वो आपने एप्रोप्रिएटली देखना है। अच्छा, चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द, इसमें एक चीज मिसिंग है, methodology, very good. Check methodology of calculating value in use, appropriateness of the methodology of calculating value in use, तो आपने ये देखना है। अभी तो ये तो मैंने लिखवाया भी था कि चेक या assess the reasonableness of the methodology used for calculating value in use, वो मेथोडोलॉजी आप चेक करेंगे। और मैंने आपको प्रूफ भी किया था कि मेथोडोलॉजी में एक गलती थी ना वो वाली, कि हमने उसके अंदर वो ओवरहॉलिंग डाल दी थी, नया प्लान डाल देता जो कि इंपेयरमेंट असेसमेंट में होना, क्योंकि फिर हमने उसको समझाया भी सीईओ को, ऐसा था भाई नया प्लान डालेगा तो वो तो एक अलग सा असेसमेंट है। मैंने कहा तू डाल, फिर उसको भी इंपेयर कर देंगे, तो वो तो हम कह रहे हैं वो अलग है।
अब ये हम इसकी बात कर रहे हैं, सही। अच्छा, ये वाली बात पार्टनर ने कही थी कि चले आप डाल दे, फिर हम उसकी इम्पेयरमेंट असेसमेंट करेंगे कि उसमें से तो तुम सिर्फ 3,000 बनाओगे, फिर उसके 10,000 रह जाएंगे, फिर वो वापस इम्पेयर हो जाएगा। तो वो चीज़ जो तुम्हारी किताब में आई नहीं है इम्पेयर हो जाएगी, कैसा लगेगा भाई? बात तो है ना, वो चीज़ जो तुम्हारी किताब में आई नहीं है उसको इम्पेयर कर देंगे, वाह वाह हम तो नई चीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए वो कहता है नहीं करना ये हरकत। चलें, assess the reasonableness of the assumptions by the management such as by checking subsequent period sales, subsequent costs incurred, discount rate and fair value assessment etc. fair value assessment करनी है हमने। अच्छा, और फेयर वैल्यू असेसमेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मार्केट में ये एसेट कितने का मिल रहा है, क्या हम किसी एक्सपर्ट को लगा सकते हैं कि जिसको मार्केट की हमसे ज़्यादा नॉलेज हो? तो अगर सही है, आपके हाथ में बस में बात नहीं है, तो फिर आप एक्सपर्ट को बुलाएंगे एंड ऑब्वियसली दैट पर्सन विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई रीजनेबलनेस ऑफ द अजम्पशन यूज इन प्रिपेयरिंग वैल्यू इन यूज। बात क्लियर है? पक्की बात है। तो आई होप आपको इम्पेयरमेंट ज़रा लॉजिकल और तमीज़ से समझ आया। चलें जी, तो आज हम इम्पेयरमेंट की हद तक रखते हैं, वरना तुम लोग मर जाओगे। तो अगली क्लास में हम सरप्लस और उसके आगे लेके चलते हैं। सही है जी, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।